नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद में अब कर्नाटक सीएम के लिए अरे डीके शिव कुमार आखिरकार मान गए हैं। सिद्धार्थ भैया कर्नाटक के सीएम और वो डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि देर रात 2 बजे सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके शिव कुमार से बातचीत की थी। इसके बाद ही वो डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे के बाद गुरुवार को केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले सुबह शिव कुमार ने कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं और आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दे दी। वहीं फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत अब मिल गई। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। सीजीआई ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की फिल्म पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया। सीजीआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला गुरुवार को धरना स्थल पर पहुंचे और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये 2 या 3 या 4 प्रांत के लोगों की भी नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवानों की लड़ाई है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटना हाईकोर्ट 3 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटना हाईकोर्ट तय समय पर सुनवाई नहीं करता तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके बाद में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो बिहार सरकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जातिगत जनगणना का यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक झटका दिया है। सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से उधमपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने मिशन वात्सल्य के तहत पुनर्निर्मित भवनों का उद्घाटन किया। उन्होंने डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विकास परिषद सदस्यों और जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही चिरैनी में स्थित केंद्रीय विद्यालय में पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित सभा में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की मांगे और समस्याओं को सुना है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश भर में लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम के चारों ओर और भी बेहतरीन सड़कों और हाईवे का जाल बिछ रहा है। जल्द ही देश पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात गुरुग्राम के लोगों को मिलने जा रही है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 29 किलोमीटर का है और इसका लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा यानी गुरुग्राम में आता है और अब यह हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे का करीब 99% हिस्से का काम पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि जुलाई में इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा और सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ इस एक्सप्रेसवे का मुआयना किया।
बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर रिटायर्ड दरोगा पर कातिलाना हमला इस वक्त किया गया। व्यक्ति ने पीड़ित गरीब दास को फावड़े से काट दिया और ये पूरी खौफनाक वारदात वहां लगी सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। फिलहाल गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएससी से रिटायर्ड है सब इंस्पेक्टर गरीब दास। सिखेड़ा थाने के सिखेड़ा गांव का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से ये हावड़े से मारा गया है। फिलहाल गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फावड़े से उस पर हमला किया गया। तो रिटायर्ड दरोगा पर कातिलाना ये हमला किया गया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहां पर ये सीसीटीवी लगा हुआ था और इसमें ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिटायर्ड दारोगा पर ये हमला किया गया, फावड़े से ये हमला किया गया है। हालांकि उसके बाद में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया गंभीर हालत में, जहां उसका इलाज चल रहा है। और ये पूरी खौफनाक वारदात जो है वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, सिखेड़ा थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर सीसीटीवी में ये वीडियो कैद हुआ है और जो घायल हैं वो रिटायर्ड एक दरोगा जी हैं जिनकी हालत इस समय गंभीर बनी हुई है और मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। और जो आरोपी है जमील, उसने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। अभी पुलिस उससे पूछताछ में लगी हुई है कि क्या कारण रहा जो फावले से इतनी निर्ममता से दरोगा जी पर वार किया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सचिन। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विपक्षियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की सफलता से महागठबंधन में बेचैनी है। पहले जो लोग विरोध कर रहे थे वो बाबा के कार्यक्रम की सफलता के बाद बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भक्तों का जनसैलाब नियंत्रित करना मुश्किल है। साथ ही हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और मैंने कई बार कहा है। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो है भारत। इस देश का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? हिंदू ग्रंथ से लिया गया है। आप लोग जो दिखाते हैं भारत का जो दूरदर्शन है उसका आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आकाशवाणी का क्या है? टेलीफोन का क्या है? और निसंग सेवा में हो। सेना का आदर्श वाक्य देखें, विभिन्न बटालियनों का आदर्श वाक्य देखें। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। सभी नेता अगर उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं तो नारियल क्यों फोड़ते हैं? लाल रंग का कपड़ा ही क्यों उद्घाटन में रखते हैं? तो हिंदू राष्ट्र तो है, केवल इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है। समय आने पर वो भी हो जाएगा। रही बात अगर बाबा पर कोई केस उस करेगा तो इस सब से बाबा डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। घोषणा कब होगा? लगता है कि बाबा ने जिस तरह से 27 तक तो हुआ है, जो 27 तक हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी करेंगे घोषणा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे ना। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह उर्फ रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार कितनों को धोखा दिए हैं उसकी लिस्ट जल्द जारी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शराब जदयू के कौन कौन से नेता बिकवा रहे हैं और किस किस जगह से ज्यादा शराब की खेप बिकती है, उनके किस किस साथ संबंध है, उसकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत पहले से जदयू के लिए लवकुश का कार्ड खेलते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में लवकुश शामिल हो गए।
आने वाले चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में 40 से 40 सीटों को जितवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली से अगली खबर है, जहां पर एक एक्सीडेंट इस वक्त सामने आया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कार और ट्रैक्टर की ये जोरदार भिड़ंत हुई है और सड़क हादसे में 5 लोगों की भी मौत हो गई है। मिरज तहसील के वड्डी गांव में ये भयंकर सड़क हादसा सामने है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं और एक महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी मृतक कोल्हापुर के राधानगरी तहसील के सरवड़े गांव के रहने वाले हैं। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि कार ट्रैक्टर के बिल्कुल अंदर समा गई। अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां पर हिलसा थाना क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास के पास राज्यपाल के आगमन की ड्यूटी में तैनात 2 जमादार और एक कॉलेज कर्मी को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने बताया कि बिहार के राज्यपाल गया से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। फिलहाल सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बीते दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मटन पार्टी का आयोजन किया गया था और इस पार्टी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शराब होने का दावा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जेडीयू को लीगल नोटिस भेजा है, जिसको लेकर सियासत तेज है। वहीं बता दें कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मटन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर करारा हमला भी बोला है। जो बयान उनके द्वारा जो दिया जा रहा है, ऐसे बयानों से उन लोगों को बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी बिहार आए हुए थे, उसको लेकर भी तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनके आने से अब बिहार में कुछ नहीं होने वाला। 24 में अब बीजेपी की ही सरकार केंद्र में भी बनेगी और 25 में बिहार में बनेगी। लालू यादव आते रहे, कुछ नहीं होने वाला। ये तो जो परिणाम आ रहे हैं उससे तो अपने बीजेपी वाला लोग भयभीत है। और 2024 में जिस तरह से देश में आपका बेरोजगारी बढ़ा है, उसके बाद में महंगाई बढ़ा है, सब लोग बेचैन है, बेहाल है, तो सब लोग तो जान रहे हैं, नौजवान जान रहे हैं कि हमको 2024 में क्या करना है। और सबको ये दिमाग में बात है कि हमको 2024 में मोदी जी को उखाड़ के फेंक देना है, और उखाड़ के फेंक देना है और पतालपुरी में लोग भेज देगा पार्टिए को एकदम। हाँ, एकदम पतालपुरी में जाना तय है। जो देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, लोग कहा कि मोदी जी बोले ना कि 2000 नौकरी प्रति वर्ष देंगे, 9 साल में 18 करोड़ 2 करोड़ देने का बाद 9 साल में 18 करोड़ मिलना चाहिए। कितना लोगों वहीं आरा के शुभ नारायण नगर मंझवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के सभागार में सीबीएसई 10वीं बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों का करियर काउंसलिंग सह अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर ने किया, तो वहीं विशिष्ट अतिथि महाराजा कॉलेज पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गांधी जी राय, लेखक एवं समाज कार्यकर्ता पवन श्रीवास्तव, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। मंच संचालन अरविंद ओझा और धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर ने कहा कि टैलेंट का तात्पर्य सिर्फ किताब ही नहीं, टैलेंट बच्चों को एक स्तर तक ही ले जा सकता है, उसके बाद आगे आपको खुद ब खुद रास्ता तैयार करना पड़ता है। बच्चों की मेहनत और स्कूल की गाइडलाइन और उनके अनुशासन का प्रतिफल है जो इतना बेहतर रिजल्ट आया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देना चाहूँगी। सम्मान समारोह भी मनाया गया था। हाँ, चूँकि ये सम्मान समारोह सर काउंसलिंग था। होता क्या है कि बहुत से बच्चे तो अपना क्षेत्र चयनित कर लेते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, उसी वक्त
कुछ 9th या 8th तक जाते जाते अपना क्षेत्र चयनित कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में 10th के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैं करूँ क्या, किस स्ट्रीम में जाऊँ। तो कुछ जो मोटिवेटर थे, कुछ जैसे डीडीसी को हमने चीफ गेस्ट रखा था, वो आए थे, श्री पवन श्रीवास्तव आए थे। क्लास 10th पास आउट बच्चों का काउंसलिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें जो हमारे विद्यालय से बच्चे पास आउट किए हैं और जो 26 टॉपर बच्चे हैं जो 90% से लेकर 99% के बीच नंबर लाए हैं, उनको सम्मानित किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र और मेडल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी भोजपुर प्रोफेसर गांधी जी राय और पवन श्रीवास्तव उपस्थित थे। राजधानी लखनऊ के रनीपारा गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। बताया जा रहा है कि मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को बलरामपुर अस्पताल के लिए भी रेफर किया गया है। वहीं लखनऊ के निगोहा के इमालिया खेड़ा गांव के चौकीदार ने पत्नी संग लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने दंपत्ति को पकड़ लिया और हजरतगंज कोतवाली ले गए। हाथरस में अचानक भरभराकर दीवार गिर गई तो वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो गई। साथ ही 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास शादी समारोह चल रहा था, जिसमें मौजूदा लोगों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। और अगली महत्वपूर्ण खबर है झांसी से, जहां पर लाइनमैन के साथ कार्य कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने एसडीएम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 16 मई को कुआं गांव के पास जितेंद्र देर रात विद्युत लाइन का फॉल्ट सही करने गया था। उसी समय अचानक विद्युत आपूर्ति शुरू होने से वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारा जितेंद्र खत्म होगा भतीजो। कैसे खत्म हो गया? लाइट से। लाइट से? तो क्या लाइनमैन था वो? नहीं था, लाइनमैन की तरह है तो वो नीचे। अच्छा, मतलब लाइनमैन का असिस्टेंट था। हाँ। तो क्या परिवार में कौन कौन है उसके? परिवार में उनको जो है ये ओम प्रकाश है और ये सुरेंद्र है, बड़ोला का ये नातने हैं। शादी हो गई थी उसकी क्या? उसकी नहीं भाई थी। तो परिवार का भरण पोषण कौन करता था? कौन कर बाप मताई को कहते वो। अच्छा, मजदूरी कह के ले आओ तो इन्हें खुआओ तो ये बीमार है। मतलब वही था परिवार में कमाने वाला। कमाने वाला। और अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां ऐतिहासिक हनुमान जी के मंदिर में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू महिला और पुरुष भक्तों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया गया है। छोटे कपड़े और कटी फटी जीन्स के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता से जुड़े कपड़ों को भी बैन कर दिया गया। मंदिर के महंत ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अशोभनीय वस्त्र पहनने से पूजा करने आए भक्तों का ध्यान भटकता है। मंदिर के बाहर लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे भी लगा दिए गए। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वाले। मैं 10 साल की उम्र से इस किलैया जी मंदिर पे आता हूँ। जो बड़े महंती जी थे, उनके ज़माने से हमारे पिताजी शाम को आते थे, जब लाइट नहीं थी शहर के अंदर, लंबे जलती थी, तो शाम को 6 बजे उनकी सेवा करके हमारे पापा टांगे दाप के महंती जी की, हम छोटे छोटे थे, उनके संग आते। ये पोस्टर अच्छे लगाए हैं। इस पर हम लोगों को, हिंदुओं को इस चीज़ का स्मरण करना चाहिए कि हम सही ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। मेरा नाम राधेश। वहीं कानपुर में बजरंग दल की ओर से नगर में मुस्लिम बस्तियों के आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को केरला स्टोरी फिल्म दिखाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से अभी इस पर अनुमति दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कई राज्यों में इस फिल्म को बैन भी किया गया, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। अब इस फिल्म को बजरंग दल छात्राओं को फिल्म फ्री में दिखाएगा। और फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।